हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट डिजीज़ में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी हेल्थ प्रमोशन के बारे में, जिसमें हेल्थ एजुकेशन हो गया, बैलेंस डाइट हो गया और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। इसी तरह डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं अर्ली डायग्नोसिस के बारे में। तो अर्ली डायग्नोसिस का मतलब होता है जो डिजीज़ है, डिजीज़ की इनिशियल स्टेज में ही डिजीज़ को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या करना, वहीं पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना, जिससे क्या हो, जो डिजीज़ हो वो क्रोनिक स्टेज में ना पहुँचे और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग की। तो स्क्रीनिंग क्या करती है, जो हेल्थ होती है, हेल्दी पर्सन होते हैं, उनमें क्या करते हैं, जो डिजीज़ रहेगी, डिजीज़ को अर्ली स्टेज में वहाँ पे डिटेक्ट करने के प्रोसेस को कहेंगे। तो सबसे पहले कोई डिजीज़, अगर कोई पेशेंट को डिजीज़ काज हुई तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, जिससे क्या हो, वहाँ पे जो डिजीज़ से आने वाले सिम्टम्स हैं उनको वहाँ पे डायग्नोस कर लें। जैसे वहाँ पे क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं या फिर ब्लड शुगर लेवल हो गया, तो इन सब को क्या करते हैं वहाँ पे टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड है रेगुलर हेल्थ चेकअप। तो रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन करवा करके हम डिजीज़ के रिस्क को वहाँ पे कम कर सकते हैं, क्योंकि जब रेगुलर चेकअप करवाएंगे उससे क्या होगा, अर्ली स्टेज में ही हम डायग्नोस कर सकेंगे। इससे जो क्रोनिक डिजीज़ होगी और उसके वहाँ पे क्रोनिक डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी रेगुलर चेकअप से। नेक्स्ट है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनको हम कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे टेस्ट करवाते हैं। जैसे कि सीबीसी हो गया, अगर मान लिया किसी के ब्लड की डिफिशियंसी है तो अगर हम सीबीसी करवाते हैं तो उससे कंफर्म कर सकते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन हो गया, एलएफटी हो गया, केएफटी हो गया, तो बहुत सारी लेबोरेटरी टेस्ट रहते हैं जिनको हम करके वहाँ पे डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजीज़ मैनेजमेंट। डिजीज़ मैनेजमेंट में, अब डिजीज़ मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मान लिया कोई डिजीज़ काज हो गई है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसकी कैसे मॉनिटरिंग करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए उसको कंट्रोल कैसे कर सकेंगे, जिससे क्या हो, जो पेशेंट हो वो हेल्दी लाइफ स्टाइल वहाँ पे एक्वायर कर सके। तो सबसे पहले इसमें क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, मेडिसिन्स हो गई या फिर सर्जरी या फिर जो थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स रहते हैं वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो इनका मेनली पर्पज़ क्या रहता है, जो डिजीज़ काज हुई है उसको कैसे कंट्रोल करना है और वहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं, अपीयर हो रहे हैं, उन सिम्टम्स को कैसे हम रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, फिजियोथेरेपी में मान लिया ये क्या करते हैं, जो किसी को पेन हो रहा है तो पेन को रिड्यूस करने के लिए या फिर रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए, डिसेबिलिटी को कम करने के लिए तो हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं। तो इससे क्या होगा, ये अगर देखा जाए तो ये किसका कंपोनेंट है, रिहेबिलिटेशन का। ठीक है, तो प्रॉपर वहाँ पे एक्सरसाइज थेरेपी करके या फिर मैनुअल थेरेपी करके हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पे जो रेंज ऑफ मोशन हुआ है, मान लिया किसी के ट्रॉमा की कंडीशन हुई है तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे फिजियोथेरेपी करवा करके उससे रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरोथेरेपी। नेचुरोथेरेपी में हम क्या करेंगे, नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करेंगे, जैसे कि डाइट थेरेपी लेके या फिर हाइड्रोथेरेपी हो गया, योगा, फास्टिंग। ठीक है, तो इनको करके और अपनी लाइफ स्टाइल को करेक्ट करके हम इनको यहाँ पे डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या रहता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट में हम कह सकते हैं वहाँ पे जो मेंटली तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करके उन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल थेरेपी में क्या करेंगे, हम वहाँ पे अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन की रिकवरी को इम्प्रूव करके वहाँ पे हम इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगी, हमारी जो इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो डिजीज़ वहाँ पे
रिक्वायर नहीं कर पाएगी। जैसे कि हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में क्या करेंगे, वहाँ पे जो सोडियम का लेवल है होगा उसको रिड्यूस करके हम वहाँ पे हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज को हम रिड्यूस करके, जो डाइट है डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में बताया ही क्या होगा, वहाँ पे अगर मान लिया वो किसी के मेंटल से रिलेटेड हो गई, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो उसमें क्या करेंगे, पेशेंट की काउंसलिंग करके उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके वहाँ पे उसकी मेंटल हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, वहाँ पर जो ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट से जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी उनमें रिकवरी फास्ट होगी। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन में फिजिकल रिहैबिलिटेशन, पहले रिहैबिलिटेशन क्या होता है, रिहैबिलिटेशन कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जो डिजीज़ हुई है या फिर कोई मान लिया इंजरी हो गई है, ट्रॉमा हो गया, डिसेबिलिटी हो गई है पेशेंट को, तो वहाँ पे फिजिकल, मेंटल और सोशल ऑक्यूपेशनल इंडिपेंडेंसी से उसको हम कह सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें फिजिकल रिहैबिलिटेशन में क्या करते हैं, फिजिकल रिहैबिलिटेशन में वहाँ पे जो बॉडी का मूवमेंट होगा, मोशन कह सकते होगा, मसल स्ट्रेंथ होगी, बैलेंस होगी, इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो फिजियोथेरेपी होगी, फिजियोथेरेपी पहले बताया जो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज है उसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन। ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन में क्या करते हैं, जो पेशेंट होगा, पेशेंट को डेली वहाँ पे लिविंग एक्टिविटी हो गई या फिर जॉब रिलेटेड स्किल्स हो गई, उनको कह सकते हैं सीखने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकेगा। इसका नेक्स्ट है सोशल रिहैबिलिटेशन। सोशल रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, पेशेंट को फैमिली या सोसाइटी में कह सकते हैं फिर से एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए वहाँ पे उसको प्रिपेयर करवाते हैं। इससे जो पेशेंट रहता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और वहाँ पे जो सोशल एक्सेप्टेंस होती है वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, वहाँ पे जो पेशेंट रहेगा उसकी फिजिकल एबिलिटी के अनुसार वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है या फिर जो प्रोफेशंस है उसको रिस्टोर में करने में हेल्प करती हैं। तो इससे क्या होगा, उसमें वहाँ पे जो पेशेंट रहेगा उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके या फिर स्किल डेवलपमेंट करके उसके कैरियर में गाइडेंस करके वहाँ पे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर में क्या रहेगा, प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन क्रोनिक और टर्मिनल इलनेस। तो पैलेटिव केयर में मेनली जो इसका पर्पज़ मेनली क्या रहता है, जो क्रोनिक या फिर प्रोग्रेसिव इलनेस वाले पेशेंट हैं उनको क्या करना, यहाँ कह सकते हैं वहाँ पे कंफर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, जिससे क्या हो वो कम से कम उससे सफ़र कर सकें और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो इसमें मेनली फोकस क्या रहता है, और जो डिजीज़ है डिजीज़ को क्योर करेंगी, साथ में जो पेशेंट की पेन है या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, इमोशनल स्ट्रेस है उसको भी रिड्यूस करना रहता है। इसमें मेनली जो कैंसर हो गए या फिर कह सकते हैं किडनी डिजीज़ हो गई, COPD हो गई और जो टर्मिनल इलनेस हैं होती हैं उनमें इसको हम देते हैं। इससे जो पेन मैनेजमेंट हो गया, सिम्टम्स हो गए, उनको कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। और वहाँ पे काउंसलिंग करेंगे, स्पिरिचुअल केयर हो गई या फिर फैमिली सपोर्ट भी इन सब में इसको इंक्लूड करते हैं। जिससे क्या होगा, जो पेशेंट होगा, पेशेंट को वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी वो अच्छे से वहाँ पे मिल पाएगी। अब कौन कौन से प्रिवेंशन जो डिजीज़ काज हुई है, मान लिया कोई डिजीज़ है, डिजीज़ को वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशंस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस रहती हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, डिजीज़ की जो अकरेंस है या फिर प्रोग्रेशन है, इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे पेशेंट को वहाँ पे रिलीफ मिले। तो 5 रहेंगी, लेवल्स रहते हैं। 5 लेवल्स में प्रिवेंशन मेडिसिन्स को और प्रिवेंशन को डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मेनली पर्पज़ क्या रहता है, तो जो रिस्क फैक्टर हैं, रिस्क फैक्टर से प्रोड्यूस होने वाली जो डिजीज़ होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना। तो ये सबसे पहला लेवल होता है।
तो प्रिवेंशन इसमें क्या, प्रिवेंटिंग द इमर्जेज ऑफ रिस्क फैक्टर। तो जो डिजीज़ प्रोड्यूस करने वाले रिस्क फैक्टर होते हैं उनको ही क्या किया जाए, बनने से रोका जाए, जिससे क्या होगा वहाँ पे डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेनली जो हेल्थ इन्वायरमेंट, इसमें क्या करेंगे, जो हेल्दी इन्वायरमेंट हो गया, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो गई, उसको प्रमोट करेंगे, जिससे वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स के साथ साथ में जो कम्युनिटी होगी या जो सोसाइटी होगी, वहाँ पे डिजीज़ का प्रोग्रेशन कम रहेगा। ठीक है, तो इसमें हो सकता है जैसे कि जो चाइल्ड्स रहते हैं उनको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डालने पे, और बहुत सारे पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, हेल्थ एजुकेशन पे वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को करके हम वहाँ पे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का पर्पज़ क्या रहता है, प्रिवेंटिंग डिजीज़ बिफोर इट अकर्स। तो प्राइमरी प्रिवेंशन का पर्पज़ यही रहता है कि जो डिजीज़ काज होने वाली है, डिजीज़ काज होने से पहले ही वहाँ पे हम डिजीज़ को क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। तो इससे क्या, इसको कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ पे कम्युनिटी है, कम्युनिटी वहाँ पे उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ कर देंगे, और जो वहाँ पे एक्सपोजर होगा, एक्सपोजर को कम कर देंगे, जिससे वहाँ पे जो डिजीज़ होगी, डिजीज़ कम से कम काज होगी। इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन से क्या होगा, वहाँ पे जो पर्सन्स रहेंगे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। बैलेंस डाइट हो गया, पर्सनल हाइजीन्स को मेंटेन रखेंगे, सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, स्मोकिंग को कंट्रोल करेंगे, हेल्थ एजुकेशन के बारे में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे क्या होगी, वहाँ पे जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन होगा वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरली ही डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लिया पोलियो का वैक्सीन रहता है, तो बर्थ के टाइम से ही वहाँ पे क्या दिया जाता है, पोलियो का वैक्सीन देते हैं, जिससे क्या होता है, जो पोलियो की डिजीज़ होगी, पोलियो की डिजीज़ को होने से पहले ही हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन कहेंगे। वहाँ पे पहले ही डिजीज़ को कंट्रोल करना वैक्सीनेशन से। सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या हो गया, तो इसका पर्पज़ क्या रहा, इसका पर्पज़ यही रहता है कि अब मान लिया जो डिजीज़ काज हो चुकी है उसको अर्ली स्टेज में ही उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई करके और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना। अब इसको करेंगे क्या, मान लिया कोई डिजीज़ काज हुई है, तो उससे वहाँ होने वाले वहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे, सिम्टम्स को पहले ही डायग्नोस कर लें और वहाँ पे अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज़ होगी आगे काज ही नहीं होगी। तो इससे वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, उसको चला करके वहाँ पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप करवा लें या फिर इन्वेस्टिगेशन करवा लें, अर्ली डायग्नोसिस करवा करके हम वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी डिजीज़ रहती हैं, जैसे मान लिया किसी के ब्लड शुगर लेवल होगा तो उसका टेस्ट करवा लें, या फिर ब्लड प्रेशर को कंटिन्यू चेक करते रहें। ठीक है, और बहुत सारे टेस्ट रहते हैं जिनको हम क्या करके हैं, अर्ली डायग्नोस करके उनको हम अर्ली कह सकते हैं, डायग्नोस करके उनकी जो रिकवरी की जो पॉसिबिलिटी होगी उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो मोर्टेलिटी रेट होगी वहाँ पे कम हो जाएगी, और वहाँ पे जो क्रोनिक कंडीशन होगी वो भी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है टर्सरी प्रिवेंशन, लिमिटिंग डिसेबिलिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो टर्सरी प्रिवेंशन का पर्पज़ मेनली क्या रहता है, जो डिजीज़ हो गई है, एक बार काज हो चुकी है, काज होने के बाद वहाँ क्या हो, जो डिसेबिलिटी है या फिर कह सकते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कम से कम वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हों। ठीक है, आर्गन्स जो हैं कम से कम डैमेज हों, कह सकते हैं। तो डिजीज़ मान लिया पहले से ही डेवलप हो चुकी, तो क्या करेंगे, वहाँ पे उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, जिससे क्या होगी, वहाँ पे जो डिसेबिलिटी होगी उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें और इसके अलावा वहाँ पे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट दे के या फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करके उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, मान लिया कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, तो स्ट्रोक के पेशेंट में क्या करेंगे, वहाँ पे फिजियोथेरेपी करेंगे, डायबिटीज़ में फूड केयर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे हम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करके उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी वो भी इम्प्रूव होगी, और वहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होगी उसके चांसेस वहाँ पे कम हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वाटर्नी प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग ओवर डायग्नोसिस एंड अननेसेसरी मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस।
तो क्वाटरनरी प्रिवेंशन में का पर्पज़ मेनली यही रहता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेस्ट कह सकते हैं, ओवर डायग्नोसिस या ओवर ट्रीटमेंट से वहाँ पे पेशेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्या रहता है, जो पेशेंट रहते हैं, पेशेंट अननेसेसरी वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट या फिर मेडिसिन्स हो गई वो करवाते हैं, तो उसकी वहाँ पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो क्वाटरनरी प्रिवेंशन को हम जो एविडेंस बेस्ड रहेगा मेडिसिन पे, वहाँ पे ये बेस्ड रहता है, कह सकते हैं क्वाटरनरी प्रिवेंशन मेडिसिन बेस्ड पे रहेगा वहाँ पे। जो इसके अलावा जो पेशेंट रहेगा, पेशेंट अननेसेसरी वहाँ पे फिजिकल या मेंटल या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल बर्डन से वहाँ पे बचा रहेगा। तो इसका पर्पज़ यही रहता है, जो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन होते हैं उनसे कह सकते हैं बचाना। इसके अलावा अननेसेसरी सर्जरी से, ठीक है, इसके कर सकते हैं, या फिर जो पेशेंट रहेगा उसको एविडेंस बेसिस पे ही वहाँ पे जो सिम्टम्स हैं उसी के बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो मान लिया किसी पर्सन के जिसे वायरल फीवर की कंडीशन है, तो वहाँ पे फीवर आ गया है, तो उसको अननेसेसरी वहाँ पे एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, और ना ही वहाँ पे किसी कारणवश उसका कह सकते हैं, मान लिया किसी के वायरल फीवर हो गया तो उसका सीटी स्कैन कराएं या MRI करवाएं, तो अननेसेसरी टेस्ट हो गए, तो उनको अननेसेसरी टेस्ट से उसको बचाना रहेगा। ठीक है, माइल्ड इलनेस में क्या करेंगे, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा वो उसको देंगे। ठीक है, पेशेंट की सेफ्टी को बढ़ाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे कह सकते हैं जो साइड इफ़ेक्ट होंगे उसको भी हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स रहते हैं डिजीज़ के लिए, तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर का मतलब होता है जो वहाँ पे इन्वायरमेंट में या फिर जो बिहेवियरल या फिर सोशल फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अनहेल्दी डाइट, तो अनहेल्दी डाइट मान लिया, अनहेल्दी डाइट में मतलब हो गया जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उस चीज़ को लेना, जैसे मान लिया कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट ले लिए, जंक फूड ले लिए, या फिर शुगर ले लिए, ठीक है, या फिर कोई प्रोसेस्ड फूड ले लिए, सेचुरेटेड फैट हो गई, इन चीज़ों का अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे लेते हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ पे ओबेसिटी या फिर डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का रिस्क वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हेल्दी डाइट लेते हैं तो उससे क्या होगा, उनको हम जो ये सारी डिजीज़ हैं इनसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड है फिजिकल इनएक्टिविटी, तो अगर हम कोई फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं करते हैं, मान लिया रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे प्रॉपर बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा, इससे क्या होगा, जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म होगी वो स्लो हो जाएगी और वहाँ पे ओबेसिटी, डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस, हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ जैसे रिस्क होंगे इंक्रीज हो जाएंगे। तो रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा टोबैको यूज, अगर हम टोबैको का यूज़ करेंगे तो टोबैको क्या करेंगे, स्मोकिंग या फिर टोबैको स्मोकिंग से क्या होगी, वहाँ पे लंग्स कैंसर या फिर ओरल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रोक का भी रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो टोबैको को अवॉइड करेंगे जिससे डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल कंजप्शन हो गया, अल्कोहल कंजप्शन से अगर हम एक्सेसिव अल्कोहल लेंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, लीवर है, ब्रेन है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो डैमेज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो लीवर हो गया, लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन डेवलप होगी, पैनक्रिएटाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर्स के रिस्क बढ़ जाएंगे। तो क्या इनको हम कंट्रोल करने के लिए अल्कोहल की लिमिटेशंस को लेंगे या फिर अल्कोहल को अवॉइड करेंगे वहाँ पे, जिससे वहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज़ को। नेक्स्ट इसके अलावा हो गया ओबेसिटी। ओबेसिटी पहले भी बताया क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे हम अनसेचुरेटेड फैट ले रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में फैट जो होगी वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी। इससे क्या होगा, वहाँ पे हाइपरटेंशन या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, तो उसको हम कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस भी क्या हो गया, मान लिया लॉन्ग टर्म हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो मेंटल हेल्थ होगी या फिर जो फिजिकल हेल्थ होगी दोनों इफेक्टेड होंगे।
इससे जो हाइपरटेंशन हो गई, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो गई, डिजीज, डिप्रेशन हो गए, एंजाइटी हो गई और लो इम्यूनिटी जैसी प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन हो गया, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एयर पोल्यूशन हो गया। एयर पोल्यूशन क्या होगा, जो पोल्यूटेड एयर हो गई उससे बहुत सारे वहाँ पे पोल्यूटेड एयर हो गई, ये भी क्या रहेगी, वहाँ पे हार्मफुल गैसेज रहती हैं। ये हमारे अस्थमा के लंग से रिलेटेड डिजीज जितनी रहेगी, अस्थमा, COPD, उनका रिस्क ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे, जिससे वहाँ पे हमारी जो लंग से रिलेटेड डिजीज होंगी वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट है पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन का मतलब हो गया वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है या फिर जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे सैनिटाइजेशन न करना। तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होंगी वो ज़्यादा कह सकते हैं तेज़ी से स्प्रेड होंगी। ठीक है, तो इसके लिए वहाँ पे जो जैसे कि इम्प्रॉपर वहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे जो सीवेज कंटेमिनेशन हो गए, ये सारी चीज़ें मेजर काज करने के रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो प्रॉपर अगर हम सैनिटाइजेशन करते हैं, जिससे जो पब्लिक हेल्थ होगी वो वहाँ पे हेल्दी रहेगी। इसके अलावा वहाँ पे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हो गए, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। प्रॉपर अगर हम वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं ले रहे हैं, कंटेमिनेटेड वाटर ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो कंटेमिनेटेड वाटर लेंगे तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स हो सकते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत सारी एब्डोमेन से रिलेटेड डिजीज या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ काज हो सकती हैं, जैसे कि कालरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम, डिजीज़ कह सकते हैं, काज हो सकती हैं। तो प्रॉपर अगर वहाँ पे सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर हम लेंगे, जिससे वहाँ पे डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से क्या होगा, जो डिजीज़ हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी रहती हैं कह सकते हैं जो कि हमारी जो फैमिली हिस्ट्री रहेगी, कह सकते हैं जो हमारे एंसिस्टर्स हैं उनमें होने के कारण जो प्रॉपर जो चाइल्ड्स होंगे या फिर जो प्रोजेनी होंगे उनमें होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज़ होगा, डिजीज़ का रिस्क होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना करके या फिर वहाँ पे जो जेनेटिक डिजीज़ होंगी या जेनेटिक रिस्क होंगे उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स मतलब जो वर्क प्लेस हो गए, ऐसे वर्क प्लेस जहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स या डस्ट हो गए, रेडिएशंस हो गए, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये क्या करती हैं, हमारी जो हेल्थ होगी, हेल्थ को इफेक्ट करेंगी। जैसे कि बहुत से लोग क्या रहते हैं जो एस्बेस्टास या फिर सिलिका की जो माइंस रहती है वहाँ पे वर्क करते हैं, तो वहाँ पे उनके अंदर सिलिकोसिस या फिर एस्बेस्टोसिस जैसी कंडीशंस वहाँ पे जो डिजीज़ होंगी उनके रिस्क होने के बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे अगर हम सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल को हम प्रॉपर करके अपनी जो लाइफ स्टाइल होगी उसको हम कंट्रोल करके कह सकते हैं, उसको फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा करके वहाँ पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो अगर वहाँ पे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अगर पर्सन में है तो उसके अंदर जो फिजिकल एक्टिविटी होती हैं बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं, जिससे वहाँ पे ओबेसिटी या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रॉपर डेली अगर हम वॉकिंग करते हैं या फिर स्ट्रेचिंग करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे जो डिजीज़ हैं, ओबेसिटी जैसी डिजीज़ है, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो गई, उनका रिस्क वहाँ पे कम हो जाता है। अब इसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनाएंगे इसके लिए, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, कह सकते हैं कौन कौन से प्लान करेंगे पहले से, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकेंगे और वहाँ पे अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकेंगे। और जो डिजीज़ काज हुई है उस डिजीज़ को कैसे हम मैनेजमेंट कर सकेंगे, उसका मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, हेल्थ एजुकेशन मतलब जो डिजीज़ काज हो गई या फिर जो डिजीज़ काज नहीं हुई लेकिन वहाँ पे जो हेल्थ एजुकेशन देंगे, डिजीज़ के बारे में बताएंगे।
हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे, हाइजीन्स को कैसे मेंटेन करेंगे, न्यूट्रिशन बैलेंस्ड डाइट कैसे लेंगे, डिजीज को कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसके बारे में वहाँ पे हम अवेयरनेस फैलाएंगे, जिससे क्या होगी वहाँ पे उसके बारे में एजुकेट करेंगे, जिससे डिजीज़ काज होने से प्रिवेंट हो सकती है। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या रहेगा, वहाँ पे वैक्सीनेशन का यूज़ करेंगे। वैक्सीनेशन के थ्रू वहाँ पे हम इम्यूनिटी को क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। जब इम्यूनिटी बूस्ट होगी उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन का रिस्क होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और डिजीज़ वहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगी। तो कम्युनिटी की अगर हम इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं उससे क्या होगी, डिजीज़ वहाँ पे प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट। न्यूट्रिशन को बैलेंस्ड डाइट लेके हम वहाँ पे अपनी ग्रोथ को या फिर हम अपनी इम्यूनिटी को हम बूस्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर अगर न्यूट्रिशनल हम डाइट लेते हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ पे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के चांसेस कम हो जाएंगे और वहाँ पे जो डिजीज़ के चांसेस होंगे, डिजीज़ का रिस्क होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और इसके अलावा एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन करेंगे वहाँ पे एक्सरसाइज प्रॉपर। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर प्रॉपर वहाँ पे और फिटनेस अपनी वेट को कंट्रोल करते हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी उसके चांसेस कम होंगे, वहाँ पे ओबेसिटी के चांसेस कम होंगे। तो प्रॉपर एक्सरसाइज वहाँ पे करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीदिंग हो गई, ठीक है। प्रॉपर वहाँ पे एडिक्वेट स्लीप लेंगे, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। अपने इन्वायरमेंट को सैनिटाइज करेंगे, वहाँ पे प्रॉपर डिस्पोजल रखेंगे वेस्ट को मैनेज करने के लिए, सीवेज मैनेजमेंट करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन करेंगे जिससे वहाँ पे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होंगी उनका भी रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, डिजीज़ रिड्यूस और वहाँ पे रिस्क उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट या फिर आइसोलेशन कर सकते हैं, पीपी किट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एंटीसेप्टिक्स टेक्निक्स, बहुत सारी एसेप्टिक टेक्निक्स होती हैं उनका यूज़ करके वहाँ पे इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला करके हम डिजीज़ के सिम्टम्स को वहाँ पे आने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिसको अर्ली डायग्नोसिस कहते हैं। अर्ली डायग्नोसिस होने के बाद हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे जिससे वहाँ पे डिजीज़ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अर्ली इन्वेस्टिगेशन, जैसे बात की, अर्ली इन्वेस्टिगेशन करने से क्या होगी, वहाँ पे जो डिजीज़ के प्रोग्रेशन का रिस्क रहता है वो कम हो जाएगा, जिससे वहाँ पे जो डिजीज़ कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चला करके हम भी जो डिजीज़ होगी, डिजीज़ जो काज हो चुकी हैं उनकी जो डिसेबिलिटी वो होगी, डिसेबिलिटी के पेशेंट की डिसेबिलिटी को या फिर जो फिजिकल, मेंटल या फिर सोशल हेल्थ को हम रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में जो लोकल कह सकते हैं पीपल्स होते हैं, एनजीओज होती हैं या फिर जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, इनकी कह सकते हैं वहाँ पे एक्टिविटी कह सकते हैं ज़्यादा रहती है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो वैक्सीनेशन कैंपेन हो गया या फिर सैनिटाइजेशन ड्राइव्स हो गया, हेल्थ अवेयरनेस हो गई, ठीक है, इनको चला करके वहाँ पे इनके प्रोग्राम्स को चला करके वहाँ पे डिजीज़ की जो एक्टिविटी होगी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसीज़ रहती हैं उनको हम वहाँ पे लागू करके कह सकते हैं। बहुत सारी जैसे कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, तो ऐसे बहुत सारे, आयुष्मान भारत हो गया, तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स रहते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उनको हम वहाँ पे उनके बारे में अवेयरनेस फैला करके उनको हम बता करके कह सकते हैं उसको हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो डिजीज़ होंगी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे पेशेंट, और वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी पर्सन की उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास।